हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम लोग घटना चक्र चैप्टर नंबर ताप एवं दाब के 2001 से 2018 तक के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक घट जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, या ऊष्मा का जल्दी अवशोषण करता है। ऑप्शन डी, ऊष्मा अधिक समय तक के लिए सुरक्षित रखी जाती है। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में पानी भोजन जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ों पर जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है, जबकि यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दाब कम होता है, जितना ऊंचाई पे हम जाते जाएंगे हमारी प्रेशर की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई पर खाना देर में क्यों पकता है? जलावन का अभाव रहता है, बी, पानी का घनत्व बढ़ जाता है, सी, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, डी, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो अभी मैंने बताया ऊंचाई पर जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, यानी वायुमंडलीय दाब घट जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। खाना पकाते समय पानी का ताप कम रहने के कारण खाना देर में पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा का निम्नतम हिमांक कितना है? ऑप्शन ए -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -69 डिग्री सेल्सियस। तो आपका पारा का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निरपेक्ष शून्य ताप पर पानी जम जाता है, आणविक गति रुक जाती है, सभी गैस द्रव हो जाती हैं, उपयुक्त सभी। तो निरपेक्ष शून्य ताप वो होता है जहां पर आणविक गति रुक जाती है, उसे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, निरपेक्ष तापमान को हम शून्य तापमान को 0 डिग्री केल्विन या -273.1 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन जो है आपका -273 अप्रॉक्स में कह सकते हैं, दोनों बराबर होते हैं, वरना एग्जैक्ट वैल्यू इसकी होती है -273.15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1270 से 1675 केल्विन पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो प्रभंजन आसवन। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। वायु की अनुपस्थिति में इतना अधिक गर्म करते हैं कि पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो जाए। कोयले के प्रभाजन आसवन से कोयला गैस में का निर्माण होता है। ठीक है, कोयला गैस का निर्माण कैसे होता है? वायु की अनुपस्थिति में हम जब प्रभाजन आसवन करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो शक्कर के घोल का आप तापमान अगर बढ़ाएंगे तो उसकी विलयता बढ़ेगी। जैसे कि अगर आप एक ग्लास में पानी ले लें, उसमें चीनी डाल के घोलिए, तो उसमें कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं चीनी के, है ना, शरबत बनाने टाइम कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं। लेकिन जब आप गैस पे चढ़ाते हैं चाय का कटोरा, उसमें चीनी क्या रह जाती है? नहीं ना, वो पूरी गल जाती है। क्यों? क्योंकि आपने टेम्परेचर उसे दिया। तो वही कह रहे, तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, शक्कर की जो विलयता है वो क्या हो गई? बढ़ गई और घुल गई। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन,
तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट, संवहन। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन की प्रक्रिया ऊष्मा में का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस को समतापीय रूप से फैलाने देने पर ऑप्शन ए क्या होता है, ये बताना आपको। इसके द्वारा कार्य किया जाता है, इस पर कार्य किया जाता है। नेक्स्ट, कुछ अवधि के लिए इस पर कार्य किया जाता है। ऑप्शन डी, कुछ अवधि के लिए इसके द्वारा कार्य किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गैस को समतापीय रूप से फैलाने देने पर इसके द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, गैस को अगर समतापीय मतलब तापमान टेम्परेचर आपका क्या है, समान है, फैलाने देने पर इसके द्वारा कार्य किया जाता है, क्योंकि समतापीय प्रक्रम में प्रक्रम द्वारा कार्य किया जाता है। एक आइसोथर्मल होता है ना, तो आइसोथर्मल जो सिस्टम है, आइसोथर्मल सिस्टम में प्रक्रम के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, ताप के अच्छे संग्राहक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमारी बॉडी से टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देते हैं, इसलिए वो हमें गर्म महसूस होता है। ठीक है, तो ऊनी कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा ज्यादा गर्म होते हैं क्योंकि ऊनी कपड़ों के बीच में हवा होती है जो ऊष्मा के कुचालक का कार्य करती है, इसीलिए ऊनी कपड़े ज्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि वे भद्र दिखते हैं, उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है, सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। यही ऑप्शन सही है। ठीक है, गर्मियों में हमें लाइट कपड़े पहनने चाहिए, लाइट कलर के, और ठंडियों में हमें डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो लाइट कलर होता है, व्हाइट कलर, वो प्रकाश को कम अवशोषण करता है, और डार्क जो होते हैं वो प्रकाश को अधिक अवशोषण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ठीक है, जितना प्रकाश आता है उसको परावर्तित कर देते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो इतनी जल्दी हीट नहीं होगी, इसलिए हमें गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापमान अधिक और हवा सूखी हो, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो, जब तापमान कम और हवा आर्द्र हो, जब तापमान कम और हवा सूखी हो। तो शरीर से पसीना सबसे अधिक तब निकलता है जब तापमान अधिक हो और हवा आर्द्र हो। ठीक है, सूखी हवा में तो पसीना सूख जाता है, आर्द्र में हमारा पसीना नहीं सूखता, आर्द्रता नमी जहां होती। ठीक है, क्योंकि वायुमंडल में नमी की मात्रा होने से पसीने का वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, इस कारण जो है शरीर में पसीना सबसे अधिक तभी निकलता है जब तापमान अधिक और हवा आर्द्र होती है। नेक्स्ट, धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा? चालन एवं विकिरण द्वारा, चालन एवं संवहन द्वारा, संवहन एवं विकिरण द्वारा, चालन संवहन विकिरण एवं वाष्पीकरण द्वारा। तो यहाँ पे जो टेबल पे आपने कॉफी रखी है, गर्म कॉफी का कप, तो ये ऑप्शन नंबर डी, चालन होगा, संवहन होगा, विकिरण होगा, वाष्पीकरण होगा, इन चारों के द्वारा ठंडा होगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए। ठोसों में क्या होता है? ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। द्रवों में कैसे होता है? संवहन द्वारा होता है। ठीक, अतः कप से धातु टेबल को मिली ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा हुआ, और स्वयं कॉफी में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा हो गया। ठीक है, कॉफी के ऊपरी पृष्ठ से वाष्पन एवं विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का संचरण होगा। आ गई बात समझ में? चारों ऑप्शन कैसे हुए? चालन हमारा मेज और कॉफी के कप के बीच हो रहा ऊष्मा का स्थानांतरण, और कॉफी का स्थानांतरण, जो कॉफी आपकी है लिक्विड, उसमें आपका संवहन हो रहा है। ठीक है, और कॉफी के ऊपरी पृष्ठ पर जो वाष्पन हो रहा है और विकिरण, वो विकिरण के द्वारा हो रहा है, इसलिए विकिरण और वाष्पीकरण तो हो ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा विकिरणों
की गति होती है? ध्वनि के बराबर, पराश्रव तरंगों के बराबर, प्रकाश के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के बराबर होती है ऊष्मा विकिरणों की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के 4 प्यालों पे एक साथ गर्म कॉफी डाली गई। कुछ समय पश्चात किस प्याली की कॉफी सबसे अधिक ठंडी पाई जाएगी? आपको ये बताना है। खुरदुरा सफेद, चमकीला सफेद, खुरदुरा काला, चमकीला काला। गर्म कॉफी डाली गई है, कुछ समय पश्चात किस प्याली में कॉफी सबसे अधिक ठंडी पाई जाएगी, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, खुरदरा काला। काला रंग विकिरण का अच्छा अवशोषक होने के साथ साथ एक अच्छे परावर्तक की भांति भी कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, खुरदरा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्थे में से अधिक गर्म होगा, क्योंकि हथौड़ी को आपने रख दिया धूप में, ठीक, ये ज्यादा गर्म होगा और लकड़ी कम गर्म होगा। ये पूछा है क्यों, ये आपका ज्यादा गर्म क्यों है और लकड़ी का हत्था कम गर्म क्यों है, इसका आपको रीजन बताना है। लोहा उच्च तापक्रम पर होता है, लोहा लकड़ी से काला होता है, लोहा अधिक ऊष्मा का सोख लेता है, लोहा ऊष्मा का सुचालक है। जो आपका लोहा है वो क्या है, ऊष्मा का सुचालक है। ठीक है, लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है किंतु लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। लोहे के अधिक गर्म होने के कारण इसका सुचालक होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां किसान अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों वो करते हैं? जल ठंडे प्रदेशों में प्रचुरता में पाया जाता है, ऐसा कोई रीजन नहीं है। बी, जल का विशिष्ट ऊष्मा कम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जल का आयतन बढ़ जाता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ठंडे प्रदेशों में जाड़ों द्वारा प्रचुर मात्रा में जल का अवशोषण होता है। ये कोई रीजन नहीं, ये कोई रीजन नहीं। अब यहाँ पे जल की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, नहीं, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसीलिए जब जहां पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है वहां किसान जो है पानी भर देते हैं अपने खेतों में। ठीक है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, इसका मान 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड या 4181 जूल किलोग्राम -1 सेंटीग्रेड -1 होता है। इसका आशय है कि ताप में बिना अधिक परिवर्तन के ही जल पर्याप्त ऊष्मा को अवशोषित या उन्मोचित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में, भाप इंजन में, डीजल इंजन में, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोरेटर आपका पेट्रोल इंजन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा होगी। तो तापमान को आप बढ़ा रहे हैं, 1 किलोग्राम जल का तापमान इतने से इतने बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, MS डेल्टा T। तो Q इज इक्वल टू M कितना दिया गया, 1 किलोग्राम। ठीक है, S कितना है, आवश्यक ऊष्मा 50 किलोग्राम 1, और डेल्टा T का मतलब 80 से 30, 30 से 80 हो रहा है, मतलब 80 माइनस 30। तो Q इज इक्वल टू 50 किलो कैलोरी, सॉरी 50 किलो कैलोरी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऊष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम है, डायमेंशन बतानी है। तो इसकी यूनिट है आपकी ऑप्शन नंबर डी, MLT -3 थीटा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस पर 300 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम बर्फ में मिला दिया जाए, उस सम्मिश्रण का अंतिम तापमान होगा।
तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी दी है? 80 किलो कैलोरी होती है, ठीक है। अतः 100 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस जल में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा जितनी हो जाएगी? 100 इंटू 80, एमटी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 8000 कैलोरी हो जाएगा। फिर 300 ग्राम पानी से प्राप्त ऊष्मा, 300 मल्टीप्लाई 1 इंटू 25 से 0 हो रही है, इसलिए 7500 कैलोरी। मिश्रण का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विकिरण पायरोमीटर में कितना तापक्रम नापा जा सकता है? 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ठीक है। जो विकिरण पायरोमीटर होता है उसका तापमान 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। नेक्स्ट, एक गोल, एक घन और एक वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं और ठंडे होने के लिए छोड़े जाते हैं। उनमें क्या शीघ्रता से ठंडा होगा, ये आपको बताना है। घन, गोलाकार, वृत्ताकार प्लेट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट होगा, वृत्ताकार प्लेट। इसका रीजन है, जिसकी पृष्ठ सतह अधिक होती है वह 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद सबसे पहले ठंडी होती है, ठीक है। जिसकी सतह जो है अधिक होगी वो 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद सबसे पहले ठंडी हो जाएगी। उपयुक्त में वृत्ताकार प्लेट की पृष्ठ सतह अधिक है, अतः यह गर्म करने के बाद छोड़ देने पर शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक नियम है कि जिसका सतह ज्यादा है उसको 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म करने पर या 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर छोड़ देने पर वो अधिक जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व बढ़ता है, वही रहता है, घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो घटता है, ठीक है। तांबे की गेंद को गर्म करेंगे तो उसका घनत्व क्या होगा? घटेगा। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। द्रव्यमान तो नियत होगा बट उसका आयतन क्या होगा? गेंद के आयतन में वृद्धि होने की प्रभावी घनत्व कम हो जाएगा। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की चादर में असमान व्यास D1 तथा D2, D1 बड़ा है, D2 छोटा है, के 2 छेद बनाए जाते हैं। यदि चादर को गर्म किया जाए तो D1 घट जाएगा तथा D2 बढ़ जाएगा। D1 तथा D2 दोनों घट जाएंगे, D1 तथा D2 दोनों बढ़ जाएंगे, D1 बढ़ जाएगा तथा D2 घट जाएगा। तो गर्म करेंगे तो आपके दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। D1 और D2 दोनों बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है, ठीक है। ऊपर जाने पर वेपर प्रेशर वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। नेक्स्ट, एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है। सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है और फिर इसे में लगातार भाप छोड़ी जाती है। बर्तन में भाप का दाब इनमें से कोई नहीं, लगातार बढ़ता रहेगा। पहले बढ़ता है फिर इससे बना रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है। क्वेश्चन है, ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है। सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है, ठीक है, फिर इसमें लगातार भाप छोड़ी जाती है। तो आपको बताना है जो बर्तन में भाप का दाब है वो कैसा होगा। पहले बढ़ेगा, लगातार बढ़ता जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर स्थिर बना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, पहले बढ़ता है फिर स्थिर बना रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है? प्रबल वायु, उच्च ताप, उच्च आर्द्रता, शुष्क हवा। तो यहाँ पे बताना है, कपड़ों को सुखाना है आपको, तो अवस्थाएं कौन सी उसके हिसाब से सही रहेंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, पहला, तीसरा और चौथा। प्रबल वायु, उच्च ताप, शुष्क हवा।
ठीक है, ये तीनों कंडीशन आपको कपड़ों को सुखाने में मदद करेंगी। नेक्स्ट, वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं धीमी गति के इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुंबकीय तरंगे, तेज गति के इलेक्ट्रॉन, धीमी गति के न्यूट्रॉन। तो एक्सरे जो है आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 290 केल्विन, 310 केल्विन, 300 केल्विन, 305। तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, मानव शरीर का तापमान जो है केल्विन में 310 होता है। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है आपका C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। डिग्री सेल्सियस में आपको पता होगा, फ़ारेनहाइट में आप निकाल लेंगे, फिर फ़ारेनहाइट से आप डिग्री सेल्सियस में कैसे करते हैं, या सिंपल से ऐसे कर लीजिए आप, 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन होता है और 37 आपका पहले, तो ऐड करेंगे 310 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसे केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड करेंगे। अगर फ़ारेनहाइट में पूछता तो आप ये फॉर्मूला लगाते, केल्विन में पूछ रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, 273 उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, इनमें से कोई नहीं। तो हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है चालन, विकिरण, संवहन, तीनों में से कोई सही नहीं है। तो स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ की ऊष्मा स्थानांतरण चालन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का अवशोषण करता है, बी इसका तापक्रम कम होता है, सी या ऊष्मा का निष्कासन करता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। व्याख्या देखिए, जब द्रव वाष्प में बदलता है तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो इसी गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का निष्कासन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघनन क्या है? ऊष्मा ऊर्जा को ठंडी ऊर्जा में परिवर्तित करना, वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन, ठोस का परिवर्तन, गैस का द्रव्य में परिवर्तन। तो संघनन आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन आपका संघनन कहलाता है। ठीक है, वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन संघनन, और द्रवीकरण क्या होता है? गैस का द्रव्य में बदलना। तापमान को कितना कम कर देने पर से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? तो -27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो सौर ऊर्जा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान समान हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, फॉर्मूले का यूज करके आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट, ऋणात्मक 40 मतलब -40 डिग्री सेल्सियस बराबर है डैश डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो अभी बताया -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए टेम्परेचर को उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों? ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में कमी होती है, अभी बताया था। 47, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है
उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो फॉर्मूला आपका होता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9। 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है तो 60/5 इज इक्वल टू F-32/9। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 9 जा 108 इज इक्वल टू F-32। 32 इधर आ जाएगा तो F इज इक्वल टू 108 प्लस 32। तो F इज इक्वल टू ऐड आप करेंगे तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा आपका। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में आ गया तो किसके बराबर होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प पानी की तुलना में ज्यादा गर्म होता है क्योंकि वाष्प एक गैस है, वाष्प उच्च ज्वलनशील है, वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है। इनमें से कोई नहीं, तो वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है। रोटी जब सेकते हैं तो अचानक अगर उसमें से भाप निकले तो उससे हम लोग ज्यादा तीक्ष्ण से जल सकते हैं इन कंपैरिजन टू आग से जलने से। ठीक है, या पानी से हम जल जाएं और भाप से जलें तो भाप से जलना हमारे लिए ज्यादा कष्टदायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? सॉरी, तो ऊष्मा प्रवाह जो है आपका तापमान का, ठीक है, तापमान के अंतर का परिणाम है। नेक्स्ट, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबे से, एल्युमिनियम से, पीतल से, जस्ता से। तो कैलोरीमीटर आपका तांबे से बनता है। तांबा ताप का अच्छा सुचालक होता है, इसलिए कैलोरीमीटर को हम तांबे से बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 1 ग्राम तांबे के तापमान को अनुमानतः कितना बढ़ाने में सामर्थ है? तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में सामर्थ रखता है। 1 ग्राम तांबे, तो Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T होता है। ठीक, Q आपका कितना दिया गया है? 1 कैलोरी, M कितना है? 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 ग्राम सॉरी, और S आपका कितना है? 0.1 ग्राम के लिए अभी बताया था ना, 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अभी इससे पहले एक क्वेश्चन था 1 किलोग्राम के लिए कितना था? 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका एस था। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है, इसलिए विशिष्ट ऊष्मा हमने तांबे की रख दी। आपको डेल्टा टी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप डेल्टा टी निकालेंगे तो आएगा 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। अब यहाँ पे आपको तांबे की विशिष्ट ऊष्मा पता होगी तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में दिया कहीं नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, एक परमाणविक गैस 17 डिग्री सेल्सियस पर अचानक मूल मात्रा से 1/8 तक संपीड़ित हो जाती है। संपीड़न के बाद तापमान कितना होगा? तो ये आपका एक फॉर्मूला है, T1V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2V2 गामा -1। ठीक है, तो यहां से अगर हम V1/V2 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2/T1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसने क्या बोला है? वॉल्यूम से 1/8 हो गई है, तो वॉल्यूम पहले का V था, दूसरा कितना हो गया? 1/8, तो V/8। ठीक है, गामा -1 इज इक्वल टू T2 कितना हो गया है? 17 डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस 17। यहाँ पे T1 जो है परम शून्य ताप रखना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, नीचे आएगा T2/290। इसको भेजा जाए तो आप 2 माइनस करेंगे इसे,
सॉरी ये आर की वैल्यू, हाँ गामा की वैल्यू 1.5 आपको दी है, वही मैं देख रही थी, नहीं दी हुई मुझे। ठीक है 1.5 दी हुई है, तो v/8 तो कितना हो जाएगा, गामा की पावर 1/8 यानी 8 की पावर 1.5 -1। ठीक है, इसको माइनस करेंगे आप तो आएगा 0.5, 0.5 का मतलब है 2√2 ठीक है, इज इक्वल टू T2/290। यहाँ से आप T2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 290 इंटू 2√2 यानी कि 820 केल्विन आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का शोधक था आइंस्टीन, WH ब्रांच, रोएस्टन, हेनरी बैकुलर। तो रोएस्टन ने एक्सरे का शोधक किया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सरे किरणें पार नहीं कर सकती। एक्सरे किरणें क्या नहीं पार कर सकती, तो मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती, तभी तो एक्सरे हम लोग एक्सरे करवाते हैं, क्योंकि वो अस्थि फिर उसमें दिख जाती कहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह है जो। ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री सेल्सियस तापमान सेल्सियस पैमाने पर होगा। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगा के फिर से चेंज कर सकते हैं। तो 98.6 डिग्री सेल्सियस आपको पता होगा 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये मानव शरीर का तापमान है। नेक्स्ट, पानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक 212 होता है और डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। यदि किसी दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो वह बराबर है। देख लीजिए फ़ारेनहाइट, वही फॉर्मूला लगा के आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितने बराबर होगा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। पृथ्वी के केंद्र पर, तारों के अंदर, ज्वालामुखियों में, कृत्रिम उपग्रहों में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ऊष्मा या ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं तारों के अंदर। नेक्स्ट, 15 डिग्री सेल्सियस पर दिए हुए गैस का प्रेशर P है। यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो प्रेशर 3P करने में कितना तापमान चाहिए। तो किसी गैस के स्थिर आयतन पर उसके दाब और ताप में संबंध आपको पता होगा, तभी आप इसे निकाल सकते हैं। क्या होता है, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, ये होता है आपका संबंध। ठीक है, यहाँ से टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से T2 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो P2T1/P1। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 3P हो गया, P से कितना हो गया 3P, तो P से कितना हो गया 3P। टेम्परेचर कितना दिया आपको 15 डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस 15 केल्विन में रखेंगे ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो T2 इज इक्वल टू, P से P कैंसिल, 3 ऐड करेंगे आप तो 538 718 और 2 ये आ जाएगा। T2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपका आएगा 864 केल्विन। बट आपके ऑप्शन केल्विन में नहीं है, तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करते 273 ऐड करते हैं, तो आप क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 864 से 273 माइनस कर दीजिए, 4 से 3 गया 1, तो लास्ट में ऑप्शन 1 ये है, 1 ये है। 6 पे से 7 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे, 16 में से 7 गया 9, यहाँ पे बचा 7 में से 2 गया 5, तो 591, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। तो अभी मैंने बताया था केल्विन के लिए कितना 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। केल्विन में करने के लिए 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 जल उबलता है। ठीक है,
नेक्स्ट, चित्र में गर्म पानी के बायर का सेक्शन दिखाया गया। अब आपको चित्र यहाँ पे होगा, ये क्वेश्चन पूरा नहीं इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है? मृत सागर, नील डेल्टा, माउंट एवरेस्ट, सुंदरवन डेल्टा। तो मृत सागर का जल घनत्व ज्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कोयले का जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, पानी का वाष्प में रूपांतरण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कोयला जल के दोबारा बन जाता है, लकड़ी का जलना, तो इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब भौतिक परिवर्तन है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, पानी का वाष्प में रूपांतरण। पानी का वाष्प में रूपांतरित होना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यह एक स्थायी परिवर्तन नहीं है और ना ही इससे कोई ऐसा नया पदार्थ बनता है जो पानी के घटकों के गुणों से भिन्न हो। ठीक है, कोयला भी जल जाता है, कागज भी जल जाता है, वापस हमें नहीं मिल सकता। लकड़ी का जलना भी हमें वापस नहीं, से कोयला बन जाएगा। इसलिए ये सारे कैसे हैं? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और ये भौतिक परिवर्तन, वापस दोबारा वही चीज प्राप्त हो जाए तो भौतिक, ना प्राप्त हो तो रासायनिक। वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है तापमान को, आर्द्रता को, वायु वेग को, उपयुक्त सभी को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट, वातानुकूलन प्रणाली तापमान, वायु वेग, आर्द्रता तीनों को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट, तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध बढ़ता है, शून्य बनता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है। तो तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, अधिकतम साधारणता प्रयुक्त वाट मापी है? रेडर प्रकार, डायनमो मापी प्रकार, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार, चल लोहा प्रकार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट, डायनमो मापी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप पर पानी जमना शुरू हो जाता है, आणविक गति अवरुद्ध हो जाती। तो ये अभी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, डिग्री सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा? तो केल्विन में क्या करते हैं, C+273 करते हैं, तभी तो आपका केल्विन में चेंज होता है। और पूछा है 300 डिग्री केल्विन जो है किसके बराबर होगा? तो 300 - 273 सेल्सियस में पता चल जाएगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हान ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, परमाणु बम की खोज ऑटो हान ने की थी। पानी का वाष्पोत्सर्जन है ऊष्मान्मोची परिवर्तन, ऊष्माशोषी परिवर्तन, ताप का आदान प्रदान नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऊष्माशोषी परिवर्तन। पानी का वाष्पोत्सर्जन एक ऊष्माशोषी परिवर्तन है। व्याख्या क्या है? पानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने पर अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वातावरण से अवशोषित करता है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन एक ऊष्माशोषी है। ऊष्मा को बाहर से ले रहा है, इसलिए ऊष्माशोषी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए पानी व 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में ऊष्मा की मात्रा बराबर होती है। ध्यान पूर्वक पढ़िए, इनमें से सत्य कथन आपको बताना है। तो ये तो सही है, उबलते हुए पानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बट भाप की ऊष्मा की मात्रा के बराबर होता है, ऐसा नहीं होने पड़ा। बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है। थर्ड है, एयर कंडीशनर में ऊष्मा कमरे की वायु से इवेपोरेटर काइल्स में ली जाती है और कंडेंसर काइल पर निकाल दी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ये आपका गलत है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। केवल पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 3 सत्य है। ठीक है,
100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है जल, लेकिन भाप की ऊष्मा इसमें अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, थर्मोकोल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? थर्मोकोल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पढ़ रहा है? अब ठीक है। थर्मोकोल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? पेल्टियर प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सीबैक प्रभाव, गति के तृतीय नियम। तो सीबैक प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, एक थर्मामीटर बनाने में एक ऐसे तत्व का उपयोग आवश्यक है जो तापक्रम के साथ फैलता हो, उबले नहीं, हिमीभूत ना हो, जब गर्म या ठंडा किया जाए तो उसमें समान परिवर्तन हो। यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोथर्मल कहलाती है। ठीक है, आइसोथर्मल्स। आइसोथर्मल का मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? एबोनाइट, लकड़ी, रुई, कागज। तो विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक लकड़ी है। नेक्स्ट, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी, कुछ बर्फ पिघल जाएगी, कोई बर्फ नहीं पिघलेगी, तापमान आगे और घटता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कोई बर्फ नहीं पिघलेगी। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए उसमें 80 कैलोरी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, परंतु पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है जिससे बर्फ कोई ऊष्मा नहीं ले पाएगी, इसलिए बर्फ ज्यों का त्यों बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है? चारों ओर उच्च दाब से घिरा, केंद्र में निम्न दाब। केंद्र में क्या होता है चक्रवात में? निम्न दाब, और चारों तरफ क्या होता है? उच्च दाब। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों तरफ उच्च दाब और केंद्र में निम्न दाब होता है। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, एमस्ट्रॉन्ग। तो केल्विन आपका एसआई मात्रक है। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान घटते हैं, बढ़ते हैं, नियत रहते हैं, तेजी से बढ़ते हैं, तो घटते हैं। ठीक है, ताप में वृद्धि के प्रत्यास्थ मापों का मान घटता है। नेक्स्ट, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ता है, आप परिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता फिर घटता। तो दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक घटेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा पॉइंट। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है, इसलिए दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और उसका गलनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट, बॉयल का नियम सूत्र क्या है? तो बॉयल ने बताया था जो वेपर है, वॉल्यूम है, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रेशर के। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, वह कथन है। ये चार्ल्स का नियम है। ठीक है, नेक्स्ट, एक ब्लैक बॉडी उत्सर्जित करता है कि सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण? कोई विकिरण नहीं करता, केवल एक तरंगदैर्घ्य का विकिरण, त्वरित तरंगदैर्घ्य का विकिरण। तो एक ब्लैक बॉडी जो है आपकी कृष्णिका सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है। ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कि पानी अगर आपका गर्म है, उबल रहा है, उसमें आप
अगर जल जाते हैं और एक भाप से चलते हैं तो आपको भाप से जले हुए में अधिक जलन होती है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? इसका रीजन है भाप त्वचा के साथ पानी की अपेक्षा जल्दी प्रतिक्रिया करती है, भाप दाह्य होती है, भाप एक गैस है, भाप अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकती है। यही ऑप्शन नंबर डी इज राइट, भाप में अधिक ऊष्मा होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ठंडे देशों में सर्दियों में कारों के रेडिएटर्स में पानी में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, इसका परिणाम है क्वथनांक में कमी, श्यानता में कमी, विशिष्ट ऊष्मा की घटना, जमाव बिंदु का नीचा करना। तो जमाव बिंदु का नीचा करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है। पात्र में दबाव पहले बढ़ता है फिर घटता है, बी निरंतर रहता है, सी पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है, डी पहले घटता है फिर निरंतर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, पहले बढ़ता है तब स्थिर हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 2018 के कुछ क्वेश्चंस हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होता है? फ़ारेनहाइट में आपको बताना है, तो 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकिरित करके। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर तरल अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की राशि क्या होगी, यह आपको बताना है। तो गुप्त ऊष्मा द्रवण, द्रवण की गुप्त ऊष्मा होगी। ठीक है, ये आपके आज के क्वेश्चन से। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और जितना हो सके आप इसको शेयर करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा तक हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम साइंस की जो घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे करा दिए जाएं, अगर आप लोग ऐसे साथ देते रहें तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।